डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूं डिटेक्टिव जो अपनी डायरी से आपको कई केसेस सुना चुका हूं और आज मैं आपको एक ऐसा केस सुनाने वाला हूं जिसे एक पैरानॉर्मल केस कहा जा सकता है। एक ऐसी शक्तियों का सामना किया था मैंने जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। डर और रोमांच से भरा ये केस आज भी जब मैं याद करता हूं मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। उस समय मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। मैंने कई लड़कों को काम पर रख लिया था। फाइल्स बहुत ज़्यादा आने लगी थी और मैं उन पर रिसर्च कर नहीं पा रहा था, तो मैंने यहाँ कई लड़कों को रख लिया था और मैं चाहता था वो मेरी तरह ही काम करें। शहर में मेरा रुतबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और ट्रेनिंग लेने के लिए लड़के यहाँ पर आ रहे थे। मैं भी उन्हें फाइल्स दे देता, लेकिन कभी भी उन्हें सिखाने से कतराता नहीं। मैं जो भी किसी को सिखा सकता था मैं उन्हें सिखाया करता था, उन्हें भी एक अच्छा डिटेक्टिव बनने की तरफ प्रेरित कर रहा था। लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसे केस आ जाते हैं जो आप किसी को समझा नहीं पाते, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैं उन लड़कों को काम दे दिया करता था और अब मुझे अपने लिए भी समय निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इससे पहले इस ऑफिस में सिर्फ मैं ही काम किया करता था। ढेर सारी फाइल हुआ करती, हर एक सबूत को खुद देखना पड़ता और इससे पूरा दिन मेरा इसी में लग जाया करता था। मैं खुद के लिए समय निकाल नहीं पा रहा था। लेकिन अब ये काम वो लड़के मेरे लिए कर रहे थे, इसीलिए मेरे पास समय काफ़ी ज़्यादा होता और इस समय का इस्तेमाल मैं घूमने फिरने में करने लगा था। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे, कई पुलिस वाले, कई मंत्री। मेरी जान पहचान काफ़ी ऊपर तक हो गई थी क्योंकि मेरा एक रुतबा बन चुका था, एक नाम बन चुका था, तो वो मुझे अपनी पार्टीज़ में भी बुलाने लगे थे। कई साल मैं ना तो किसी पार्टी में गया था ना किसी रेस्टोरेंट में गया था। इस बार मैं खुलकर ज़िंदगी जीना चाहता था और एक मंत्री के बर्थडे की पार्टी थी, वहाँ पर मैं पहुँच गया। मुझे देखकर सब बहुत हैरान थे और खुश भी थे। मैं आमतौर पर पार्टीज में जाया नहीं करता था और इस पार्टी में मुझे देखकर हर कोई बहुत चक्का सा हो गया था। वहाँ सब मुझसे हाथ मिलाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पार्टी में मैं सबसे बड़ा गेस्ट था। मंत्री भी मुझसे मिलने के लिए खास तौर पर स्टेज से नीचे उतरे थे। मुझसे वो ढेर सारी बातें करना चाहते थे। कब पार्टी खत्म हो गई पता ही नहीं चला। वो मंत्री सबको जाने देना चाहते थे, लेकिन मुझसे कुछ खास बात करना चाहते थे, तो मैं भी वहाँ पर रुक गया। उन्होंने इंतज़ाम बहुत अच्छा कर रखा था और सीधा वो मुझे अपने घर में ले गए और वहाँ वो सोफे पर बैठकर मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। उन्होंने 2 ग्रीन टी मंगवाई, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। वो जानते थे मुझे क्या पसंद है। ग्रीन टी पीते पीते वो मुझसे बात करते रहे। तुम्हारे पास कितने केस आ जाते हैं? मैंने कहा, आते तो कम है, मैं खास को ही हाथ डालता हूँ। जो आम पुलिस वालों से सुलझाए ना जा सके मैं उन केस पर काम करता हूँ और ज़्यादा बारीकी से करता हूँ। मंत्री मेरी बातों से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन जैसे वो कुछ कहना चाहते थे। हर बार उनके शब्द जैसे उनकी ज़बान पर तो आते, लेकिन वो रुक जाते। मैं समझने लगा था ये किस तरह की बात हो सकती है। हर बार वो केस की बात कर रहे थे। मैं किस तरह के कातिलों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। क्या मैंने कभी भूत प्रेत का सामना किया है? अमूमन मैं लोगों को ये नहीं कहता कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि इससे लोगों में डर बढ़ सकता है। लेकिन मैंने अपने केस में भूत प्रेत का सामना सच में किया था। मंत्री के सामने भी मैं ये सब नहीं कह सकता था, तो मैं हर बार बातों को घुमा देता और शायद इसी कारण उनकी जबान पर आए हुए शब्द भी रुक जाते। आधा घंटा हो गया था। उन्होंने वो बात शुरू की ही नहीं थी जिसके लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। अब मैं उनकी वो बात समझ गया था। वो किसी ऐसी परेशानी में है जिसमें भूत प्रेत का साया भी हो सकता है। बातों बातों में मैंने उनसे पूछ ही लिया, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा केस है जो आप मुझे देना चाहते हैं? उन्होंने नजरें झुकाकर कह लिया,
हाँ केस तो है, लेकिन तुम्हारे लिए अजीब हो जाएगा। तुम कहोगे इतने छोटे केस में मुझे भेज दिया है। मैंने भी हंसते हुए कह दिया, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं इसे छोटा केस मानूं या बड़ा केस मानूं। आप बताइए तो सही। इसके बाद वो मंत्री कहने लगे, हाँ बड़े छोटे की बात भी नहीं है, ये केस थोड़ा सा अजीब है, मैं क्या ही बताऊं। तुम तो कह रहे हो तुम भूतों पर यकीन नहीं करते, तो कैसे बताऊं, तुम इस पर भी यकीन नहीं करोगे। मैंने कहा, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मैं भूतों से सामना नहीं करना चाहता और मुझे लगता है भूत कोई अजीब सी चीज होते हैं। मैं उन पर पूरे तौर पर यकीन नहीं करता। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा है कि मैं यकीन ही नहीं करता। बस कुछ राज होते हैं जो मैं आपको नहीं बताना चाहता। मेरी ये बातें सुनकर अब मंत्री भी थोड़ा थोड़ा खुलने लगे थे। उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूं, लेकिन हंसना मत। देखो मैं इतने बड़े ओहदे पर हूं और ऐसी बात करता हुआ बचकाना सा लगता हूं, फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा। हमारी पुश्तैनी हवेली, वहां के बड़े जमींदार हैं हम। वहां आसपास 30 गांव है और उन गांव में एक नया खतरा उभर कर आ गया है। मैंने कहा, नया खतरा कैसा? क्या कोई उनको तंग कर रहा है? आतंकवादी? कोई ऐसे लोग जो छिपकर हमला कर रहे हैं? तो मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है, ये अजीब सा खतरा है। इसे मैं रूहानी खतरा कह सकता हूं। वहां पर एक आदमी है जो बैलगाड़ी चलाता है। रात के वक्त वो बैलगाड़ी लेकर घूमता है और अगर उसे कोई इंसान मिल जाए, कहते हैं कि वो चुनाव करता है और उसे बैलगाड़ी पर डाल लेता है। आज तक जितने भी लोग उसने बैलगाड़ी पर डाले हैं, कोई जिंदा नहीं बचा है। हर किसी की लाश भयानक रूप में मिली है, जली कटी हुई। मैंने भी वहां पर कई पुलिस वालों को भेजा था, लेकिन पुलिस वाले भी डर कर वहां से भाग आते हैं। जिन्होंने भी उस बैलगाड़ी वाले को देखा है, हर कोई डर कर भाग निकला है। कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है, कोई भूत है जो बैलगाड़ी पर लोगों का शिकार करता है। 50 पुलिस वाले भेजे थे और उनमें से 45 वापस आए थे। 5 को उसने अगवा तो कर लिया था, लेकिन उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। अब किसी पुलिस वाले की हिम्मत ही नहीं होती वहां जाने की। क्या तुम इस छोटे से केस को सुलझा सकते हो? मेरी आंखें चमक सी गई थी। ऐसे ही केस मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसे केस जिसे आम पुलिस वाले समझ ना पाए। मुझे उसे सुलझाने में सबसे ज्यादा मजा आता है और ये केस भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। मैंने मंत्री जी को हामी भर दी। मैंने कहा, देखिए ये केस तो मैं सुलझाना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कौन सा बैलगाड़ी वाला है, इंसान है या भूत है, जिंदा है या मरा हुआ है, देखूं तो सही। मैं उस गांव में जाना तो चाहता था, लेकिन मंत्री जी की शर्त थी कि मैं अकेला ही जाऊं। वहां पर गांव के लोग मेरा साथ तो देंगे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला वहां पर जाना नहीं चाहिए। पहले तो सब डर जाएंगे और इस खबर को बड़ा बना देंगे। मुझे चुपके से इस केस को सुलझाना होगा। मैं नहीं जानता था मंत्री जी इस बात को इतना छिपाना क्यों चाहते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये केस मुझे दिया था तो सुलझाना तो मुझे ही था। मैं वहां गाड़ी ले जाना नहीं चाहता था। मैंने नई बाइक ली थी। अब इस बाइक से घूमने में मजा ही बहुत आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी बाइक को लेकर उन गांव की तरफ चलता हूं ना। कई जगह पर गाड़ी घुसाई नहीं जा सकती और बाइक लेकर वहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ऐसे गांव जहां पर सड़कें नहीं होती, पगडंडियां होती हैं, छोटे छोटे से रोड बने होते हैं, वहां पर बाइक ले जाकर अंदर तक पहुंचना आसान हो जाता है। मैंने बाइक का चुनाव किया था। अब उस बाइक को लेकर सीधा उन गांव की तरफ निकल गया था। उस बड़े शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मुझे उस छोटे से गांव तक पहुंचना था जहां पर मंत्री जी की हवेली है, उनकी पुश्तैनी हवेली। वहां तक जाने में इतना ज़्यादा समय लग जाएगा मुझे पता नहीं था। सड़कें टूटी हुई थीं, अच्छे खासे रोड मिले ही नहीं, बाइक भी बार बार जैसे जवाब दिए जा रही थी। वहां जंगल के बीच से निकलना मुश्किल भरा हो रहा था। छोटी छोटी सड़कें और वहां लोग बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे। वहां पर घोड़ों पर भी लोग शहर की तरफ जा रहे थे। सड़कें टूटी फूटी होने के कारण शायद वाहन वहां तक पहुंच नहीं रहे होंगे, इसीलिए गांव वाले भी अच्छी तरह से तरक्की नहीं कर पाए होंगे। पहले तो मुझे ये भी लग रहा था, अगर ये मंत्री जी की हवेली ही है तो हर मंत्री अपने पुश्तैनी गांव को सबसे अच्छा बनाता है,
सबसे सुंदर बनाता है, लेकिन ये एक ऐसा मंत्री है जिसने अपने गांव को अच्छा बनाया ही नहीं। वहां पर पहुंचने में इतनी मुश्किल हो रही है। बाइक लेकर वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे। 30 किलोमीटर का सफर अगर 4 घंटों में हो तो आप समझ सकते हैं सड़कों का क्या हाल होगा। गांव में पहुंचते ही मेरा स्वागत करने के लिए कई लोग वहां पर खड़े थे। उनसे बातें करते करते मुझे सीधा मुखिया के घर ले जाया गया। मुखिया भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे उस बैलगाड़ी वाले की बात की ही नहीं। पहले तो इधर उधर की बातें सब करते रहे। मंत्री जी ने मुझे भेजा है इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद मुझे वो हवेली दिखाई गई। यकीन करिए, इतनी बड़ी हवेली मैंने आज तक नहीं देखी थी। उस हवेली के अंदर जब हम पहुंचे वहां बहुत सारे मकड़े के जाले लगे हुए थे। उस हवेली की सफाई तक नहीं करवाई गई थी। मंत्री जी वहां पर आते ही नहीं और गांव वालों को भी नहीं कहते कि उस हवेली की सफाई करवा दी जाए। इस तरह मैं उस हवेली के अलग अलग कमरों में जाकर देखना तो चाहता था, लेकिन मकड़े के वो मोटे मोटे जाले हटाने का मन बिल्कुल नहीं था। और गांव वाले भी बड़े निकम्मे से दिखे, वो भी सफाई नहीं करना चाहते थे। जल्दबाजी में मुझे भी उस हवेली से बाहर लाया गया जब वहां पर काले रंग का एक सांप दिखा था। अब बंद पड़ी हवेली, वहां कीड़े मकोड़े तो पहुंचेंगे ही, और मैं भी डर रहा था। यहां अकेले अंदर नहीं आना चाहिए। अगर किसी सांप बिच्छू ने मुझे काट लिया तो इन निकम्मे गांव वालों को इतनी हिम्मत तक नहीं होगी कि मुझे शहर ले जाए। तो मैं भी उस हवेली से बाहर आ गया। अब गांव वालों के घर भी ठीक ठाक ही थे और मुझे रहना भी वहीं पर था और पूरी रिसर्च भी करनी थी। 30 गांव थे आसपास। इस इलाके में 30 गांव के सिवा दूर दूर तक और कुछ नहीं था। 30 किलोमीटर दूर वो शहर था, लेकिन वहां भी सड़कें टूटी फूटी। अब मैं इसी गांव में वो रात गुजारने वाला था। उस रात अलग अलग लोगों के घर जाने में बहुत अच्छा लग रहा था। हर कोई नया नया खाना खिला रहा था और बातों बातों में बैलगाड़ी वाले की बात भी मैं शुरू कर देता। वो बात सुनकर जैसे वो कांपने लगते, उनकी ज़बान थर्राने लगती, वो जैसे उसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। कौन है वो, कहाँ से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर किसी के पास कोई क्लू तो होगा। सबसे पहले तो मैं मुखिया के घर गया और उनसे सारी कहानी पूछी। उन्होंने कहा गांव के कई लोगों को वो बैलगाड़ी वाला उठाकर ले गया और उनकी लाशें ही मिली। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की बैलगाड़ी वाला कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। उन्होंने सीधा पुलिस वालों को बुलाया था मंत्री जी से शिकायत करके। मंत्री जी ने भी भेजा था और बाकी की बात वैसी ही जैसी मंत्री जी ने भी बताई थी। अब मैं एक स्केच बनवाना चाहता था, ऐसा स्केच जिससे मैं भी पहचान पाऊं आखिर वो दिखता कैसा है। वो मुखिया बताता गया और मैं स्केच बनाता गया। लैपटॉप में स्केच बनाने में आसानी होती है और जो स्केच बनकर आया मेरे होश उड़ चुके थे। उसकी एक आंख नहीं है, उसके सर पर बाल नहीं है, उसका मांस इस तरह से गला हुआ है जैसे किसी मेंढक का हो। शरीर पर कपड़े भी कटे फटे से हैं और उसकी उंगलियां सिर्फ 3 हैं, बहुत लंबी लंबी। उसे इंसान और मुर्दे का रूप कहा जाता है और मानते हैं लोग कि वो किसी को छूता तक नहीं, अपने आप लोगों को खींच लेता है। जिसे भी उसका सही रूप नजर आया वो हमेशा उसे मार देता है। जो लोग बचे शायद उनका बचना ही सही है। वो उन पर हमला नहीं करता और जिस पर हमला करता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसे जीव को ढूंढने के लिए मुझे आसपास के गांव में भी जाना होगा। मैंने सोचा हुआ था कि इस बाइक को गांव में घुमाता रहूंगा और जो भी ज़रूरत होगी इस बाइक से पूरी कर लूँगा। लेकिन जहां पगडंडियां बनी हो, बड़े बड़े खड्डे हों, रोड सही ना हो, वहां बाइक चलाई नहीं जा सकती। तो मेरे तो होश उड़ गए थे, आखिर अलग अलग गांव में जाऊंगा कैसे, और अगर उसे पकड़ने की नौबत आ गई तो पकड़ूंगा कैसे। बाइक तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। इसका इंतज़ाम भी गांव वालों ने कर दिया था। मुझे बहुत तेज़ भागने वाला एक घोड़ा दे दिया था। घुड़सवारी कई साल पहले मैं सीख चुका था। अब इस घोड़े से हर तरह का काम चला सकता था मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके बाद उस घोड़े के सहारे आसपास के कई गांव में गया। उन घरों में भी गया जहां पर लोगों को उठाया गया था।
उनकी पत्नियां ये कह रही थी कैसे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बैलगाड़ी वाला बहुत बुरा है, हर किसी को उठाता जा रहा है और मारता जा रहा है, जैसे प्रतिशोध उसके अंदर है जो वो पूरा करना चाहता है। मैंने पूछा आखिर वो कौन हो सकता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं। पूरे गांव घूम आया और अंत तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी जिससे मैं उसे पकड़ पाऊँ। वो रात को निकलता है और ये पूर्णिमा की रात होती है। मैंने सोचा क्यों ना उसे फंसाया जाए। सब गांव वाले, 4 गांवों के लोग वहां पर इकट्ठा थे जिनकी संख्या 400 थी। वहां पेड़ों के ऊपर हर कोई चढ़ जाएगा और नीचे एक चारा बिछाया जाएगा। ये चारा होगा कोई जवान लड़का जो वहां पर भटका हुआ नजर आएगा। वो इस गांव में घूमता रहेगा और इंतजार करेंगे पूर्णिमा की रात को वो बैलगाड़ी वाला यहां पर आए। सारी तैयारियां कर ली थी। कई गांव वालों के पास बंदूकें थी, कई के पास तीर कमान था, कई गांव वालों ने भाले पकड़े हुए थे। हर कोई पेड़ों पर चढ़ा हुआ था और वो लड़का नीचे भटका हुआ इधर उधर घूम रहा था। हम इस तरह से छिपे थे कि जमीन पर किसी का पैर नहीं लग रहा था, सिर्फ उस लड़के का। हम इंतजार करने लगे कब वो बैलगाड़ी वाला आएगा। वहां बैलगाड़ी वाले की वो घंटी की आवाज ने सबको कंपा कर रख दिया था। मेरे साथ भी एक लड़का बैठा था उस पेड़ की टहनी पर, जो इस तरह से कांप रहा था जैसे भूत वहां पर आ गया हो। ये घंटी की आवाज तभी आती है जब वो बैलगाड़ी वाला आसपास होता है। बैलगाड़ी के चलने की आवाज आ रही थी, पहिए की पत्थरों के ऊपर घिसने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे जैसे वो नजदीक आ रहा हो। और नीचे वो लड़का डर कर भागना शुरू हो गया। मौत दिखती है तो आप भागना शुरू हो जाते हैं, चाहे आप में जितनी भी हिम्मत हो। वो लड़का भी चारे के रूप में वहां पर रखा गया था, लेकिन डर कर भाग रहा था। लेकिन उससे ज्यादा रफ्तार उस बैलगाड़ी वाले की थी। यहां पर गलती हो गई, यहां पर गलती हो गई उस लड़के से। पेड़ों के ऊपर 400 लोग थे जो अलग अलग पेड़ों पर बैठे थे, हर जगह घेरी हुई थी, लेकिन लड़का डरकर गांव की तरफ भागने लगा। ये वो गांव था जिसके सभी आदमी यहाँ पेड़ों पर चढ़ चुके थे। वहां मदद करने वाला कोई नहीं होगा, वो समझ नहीं रहा था। वो गांव की तरफ भाग निकला, हम सबसे दूर। वहां हम देख रहे थे बैलगाड़ी के ऊपर काले कपड़े पहने वो शैतान सा दिखने वाला मुर्दा सामने से बैलगाड़ी को चला रहा था। उन बैलों को देखकर भी डर लग रहा था। काले रंग के बैल थे जिनकी आंखों से लाल रोशनी हवा की तरफ लहरा रही थी। उनके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। वो बैल भी मुर्दे थे और वो बैलगाड़ी वो लकड़ी नहीं थी, वो कोयला था जिससे बैलगाड़ी बनी हुई थी। वहां बड़ी सी जाली लगाई हुई थी, जैसे जेल का कोई कमरा बनाया गया हो। वो बैलगाड़ी जमीन को छू नहीं रही थी, उससे 2-3 इंच हवा में जैसे लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। हमारे बीच से निकली थी और मैंने इशारा कर दिया था, अभी गोली कोई नहीं चलाएगा, रुकने दो इसे। वो लड़का गांव की तरफ भागा जा रहा था। अब हमें भी उन पेड़ों से नीचे उतरना था, हमें उनका पीछा करना था। जल्दी से हम उन पेड़ों से नीचे उतरे और सब ने मशालें जलाना शुरू कर दी। हम सब डरे हुए थे, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते थे। चारों तरफ से उसे घेरा जा रहा था मशालों के जरिए, और वो बैलगाड़ी वाला भी बिल्कुल गांव के बीच में था, उस लड़के को पकड़ने के बिल्कुल करीब। उसने अपने हाथ से उस लड़के को पकड़ा था, उसकी गर्दन को उंगलियों से जैसे लपेट लिया था। सांप की तरह उसकी उंगलियां काफी लंबी हो गई थी, जो सिर्फ गर्दन पर ही नहीं उसकी छाती तक लिपट गई थी। दोनों हाथों से उसने उस लड़के को इस तरह से लपेटकर हवा में लटका दिया था कि हम घबरा से गए थे, लेकिन हम उसे घेर चुके थे। जिंदा बचकर नहीं जाने वाला वो। अब उस लड़के को कुछ होने नहीं देंगे। हमने तरकीब बिल्कुल सही लगाई थी और बंदूकों की नोक उस तरफ थी, जलती हुई मशालें, तीर कमान लिए लोग जिन्होंने तीरों के आगे भी आग जला ली थी। निशाना उस तरफ था, लेकिन सिर्फ मेरे एक इशारे का इंतजार था और मैं इशारा नहीं कर सकता था। जरा सी गलती और वो लड़का भी मारा जाता। हमने उसे घेर लिया और सबसे पहली आवाज मैंने ही दी, उसे कुछ मत करना वरना
तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाएंगे। उस बच्चे को छोड़ दो। मैंने ये कहा और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया था। उसकी आंखें मुझ पर गड़ गई थी और भारी आवाज में उसने कहा, मैं वैसे भी इसे मारने वाला नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। ये कहते ही उसने उस लड़के को छोड़ दिया। अब वो हमारी बात मान चुका था और वो लड़का भी भागता हुआ एक घर के अंदर घुस गया। वो जिंदा बच गया था, लेकिन अब उस बैलगाड़ी वाले को जिंदा छोड़ नहीं सकते थे। मैंने भी अब उससे कहा, अगर तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं सबको रोक सकता हूं, वरना सब आग में तुम्हें भून देंगे। हमें नहीं पता तुम जिंदा हो या मरे हुए हो, इंसान हो या शैतान हो, लेकिन ये गांव वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। मेरी ये बात सुनते ही वो हंसने लगा था और उसने जो जवाब दिया था उससे सब भौंचक्के से हो गए थे। उसने कहा था, मरे हुए को मार नहीं सकते तुम, इंतकाम तो पूरा करूंगा मैं। 50 सालों से इंतजार कर रहा हूं, इंतकाम पूरा किए बिना खत्म नहीं हो सकता मैं। हिम्मत है तो मारो मुझे। उसने ये कहा था, मैं जान गया था वो रुकने वाला नहीं। मैंने इशारा कर दिया। गोलियों की बौछार, वो मशालें उसकी तरफ फेंकी जा रही थी। वो तीर कमान से निकले हुए तीर और उसके पांव वहीं पर जमे हुए थे। मुझे उस रोशनी में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने मान लिया था वो घबरा कर अकड़ गया होगा। वो मशालें उस पर गिरी थी, वो तीर उस पर लगे थे, वो गोलियां भी उसके सीने को चीर गई थी, लेकिन 15 मिनट तक वो लकड़ियां, वो मशालें जल गई, तीर चुभे रहे और वो गोलियों के निशान भी। वो वहीं पर खड़ा मुस्कुराए जा रहा था और अंत में उसने अपनी लात से सारी मशालें दूर कर दी और अपनी छाती से वो तीर निकालता हुआ बोलने लगा, ये बस ये ही कर सकते थे। अब शायद मेरी जाने का समय है, लेकिन इंतकाम खत्म नहीं हुआ। मैं आता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। ये कहते ही उसने भागना शुरू कर दिया। वो बैलगाड़ी भी चलना शुरू हो गई थी और यहां हमारी तरफ ही आ रही थी। भीड़ इस तरफ थी, लेकिन उस बैलगाड़ी को देखकर सब डर गए। उसकी छलांग और वो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। बैलगाड़ी की रफ्तार देखने लायक थी। वो उड़ रही मिट्टी जैसे फिल्मी स्टंट कर रहा हो। वो मेरी आंखों के सामने इस भीड़ को उसने हटने नहीं दिया। जमीन में गायब हो गया, जैसे कोई खड्डा हुआ हो जमीन में, और वो बैलगाड़ी जमीन में समा गई। आंखों के सामने वो मिट्टी भर चुकी थी। बीच से वो गायब हो गया और कहां गया कोई नहीं जानता था। आवाज भी बंद। 15 से 20 मिनट गांव वाले खड़े थे, लेकिन शब्द तक ना निकला किसी के मुंह से। क्या हुआ यहां? हम उसे रोक नहीं पाए। उसके बाद सबकी नजरें मेरी तरफ थी कि मैं कुछ बोलूंगा। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैं क्या करूं? हमने उसे पकड़ने की कोशिश तो की, हमारे सामने से निकल गया वो। मैं क्या बोलता? मैंने कह दिया, कल सुबह बात करेंगे। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन से 50 सालों के इंतकाम की बात कर रहा था वो? 50 साल पहले यहां क्या हुआ था? मुझे उस घटना के बारे में जानना है जो 50 साल पहले यहां पर हुई होगी। जरूर इसका रिश्ता उससे तो होगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं नहीं जानता गांव वाले भी सोए होंगे या नहीं, लेकिन अगली सुबह मुझे यही काम करना था। इतिहास को खंगालना था, आखिर यहाँ इतिहास में हुआ क्या है। 50 साल पहले यहाँ 50 साल पहले क्या घटना हुई होगी। मैं अब वो कागजात चाहता था, अब वो अखबारें चाहता था जिससे यहाँ की घटनाओं के बारे में पता चल पाए। गांव वाले बिल्कुल अनपढ़ से लग रहे थे, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो, और वो इस केस को जैसे सुलझाना न चाहती हो, बल्कि वो तो गांव छोड़ने तक को तैयार हो गए थे। इतना ज्यादा डर चुके थे वो। लेकिन मुझे अब ये केस सुलझाना ही था। मैं जा कहां पर सकता था? सीधा मैं पहुंच गया मंत्री जी के पास शहर। मैं मंत्री जी से बात कर रहा था। मुझे ये केस सुलझाने के लिए अब आपकी मदद चाहिए। ये केस जैसा लगता है वैसा नहीं है। मेरी ये बात सुनकर मंत्री जी भी हैरान थे। तुम्हें ये ज्यादा उलझा हुआ केस लगता है? क्या उस शैतान को रोका नहीं जा सकता?
मैंने कहा रोका तो जा सकता है, लेकिन बिना इतिहास जाने, बिना उसकी शक्तियां जाने मैं उसे रोक नहीं सकता। कहाँ से बना वो, कब हुई उसकी शुरुआत, मैं ये जानना चाहूँगा। क्या 50 साल पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी? मेरे ये शब्द सुनकर मंत्री जी के होश उड़ गए थे। जैसे कोई सच मैं बोल गया था और उन्हें भी वो सच पता था। पहले तो मंत्री जी कुछ बता नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया। 50 साल पहले ये बैलगाड़ी वाला 50 साल पहले भी दिखा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वही होगा। उस समय भी ये खबरें वहाँ गांव में फैली थी। तब मैं वहीं पर हुआ करता था और खेतों में काम किया करता था। वहाँ खबर फैली थी कोई बैलगाड़ी वाला सबको मार रहा है। मेरे पिता भी मुझे रोका करते थे। हम वहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे और सबकी मदद किया करते थे। हमारे पास ढेर सारे खेत थे और हमारे खेतों में काम करने वाले लोगों को वो बैलगाड़ी वाला मारे जा रहा था। हमने उसे पकड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसके बाद अचानक वो गायब हो गया। और उसके बाद मैं भी शहर आ गया और यहाँ पर हमने कई कंपनी खरीदी और मैं फिर राजनीति में आ गया और इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। अब गांव वालों ने बताया कि कुछ समय से दोबारा वैसा ही बैलगाड़ी वाला दिखना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा तुम इस केस को सुलझा सकते हो। मैं अब सीधा थोड़ा गुस्से में आ गया था। आपको सारी बात बतानी चाहिए थी। अगर आपको पता था पहले भी बैलगाड़ी वाला आया करता था तो आप मुझे बता सकते थे। अब मुझे पुरानी फाइल्स चाहिए, वो पुरानी अखबारें, सब कुछ जिसके बारे में मैं जान सकूं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं इस केस को सुलझा दूंगा। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो मैं इस केस को छोड़ना चाहूँगा। मंत्री घबरा गए थे, क्योंकि अगर मैं इस केस को सुलझा नहीं सका तो कोई नहीं सुलझा सकेगा। इसके बाद घबराती हुई आवाज़ में उन्होंने कह ही दिया, वो हवेली, वहाँ तुम्हें एक लाइब्रेरी मिलेगी, अखबारों के ढेर, हर चीज़ें। हम उस समय काफ़ी अमीर हुआ करते थे। वो चीज़ें जो किसी के पास नहीं थी वो हमारे पास हुआ करती थी, इसीलिए उस पर हमने रिसर्च भी की थी, उसके बारे में सब कुछ जाना भी था। वहाँ तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। और गांव का मुखिया वो मेरा दोस्त हुआ करता था, बाकी मदद वो कर देगा। तुम इस केस को सुलझाने की तरफ जो करना चाहते हो वो करो, मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ। अब मुझे एक और मंत्री से मिलने जाना है। अगर खास बात है तो हम कर सकते हैं, वरना मैं जाऊँ। मैंने मंत्री जी को जाने दिया और उसके बाद सीधा गांव की तरफ मैं बढ़ चला। गांव से बाहर निकलना और गांव के अंदर जाना बहुत कष्टदायी था। काफ़ी मुश्किल होती थी ऐसा सफ़र करने में। जब सड़कें टूटी हो तो पीठ भी टूटने के कगार पर आ जाती है। और फिर से गांव पर पहुंचा था मैं। अब उस हवेली के अंदर जाना था। गांव वालों को कह दिया था हवेली की पूरी सफाई हो जानी चाहिए। जब तक मैं गांव पहुंचा हवेली की सफाई भी हो चुकी थी और सीधा उस हवेली के अंदर गया था। मैं उस लाइब्रेरी के अंदर नहीं पहुंचना चाहता था। मैं अलग अलग कमरों में जाना चाहता था। मैं हर कमरे को देखता गया। महंगी से महंगी चीज़ें थी वहाँ पर। वहाँ सोने की बनी हुई कई चीज़ें वैसी की वैसी ही पड़ी थी। अगर मंत्री जी इस गांव को छोड़कर भी गए थे तो सामान भी यहीं छोड़ गए। ये महंगी चीज़ वो शहर ले जा सकते थे, आखिर एंटीक चीज़ों को कौन छोड़ता है। मैंने अब गांव वालों से भी पूछा था मंत्री जी यहाँ पर कब आते हैं, और कई को तो पता ही नहीं था कि मंत्री जी यहाँ पर आते भी हैं। कई सालों से वो आए ही नहीं थे। शायद 30 से 40 साल हो चुके हैं जब वो यहाँ पर आखिरी बार आए थे। उसके बाद वो भूल ही चुके हैं कि वो इस गांव में पैदा हुए थे। मैं ये भी हैरान था, आखिर कोई अपनी पुश्तैनी गांव को कैसे छोड़ सकता है। वो क्यों अपने गांव नहीं आते। मैं इस केस को सुलझाऊंगा और उनमें हिम्मत जगाऊंगा कि वो अपने गांव वापस आए, इसका उद्धार करें, इसको और अच्छा बनाएं। मैं उस हवेली की लाइब्रेरी में गया और वहां खंगालने लगा। ढेर सारी फाइल्स मेरे हाथ में तो आ रही थी, लेकिन वो रिसर्च वाली फाइल मेरे हाथ नहीं आ रही थी जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा था। आखिर वो फाइल कहाँ पर रखी है, मैं सोचता जा रहा था। पूरी की पूरी लाइब्रेरी को मैंने खंगाल डाला था। वो पूरी रात मैं यही काम करता रहा था, लेकिन वो फाइल मेरे हाथ ना लगी। यहाँ और कई फाइल्स थी, ज़मीन के कागजात, कौन सी ज़मीन किसके नाम है और कौन सी ज़मीन कब ट्रांसफ़र हुई, ये सारी फाइल्स के अंदर था। लेकिन रिसर्च वाली फ़ाइल मुझे मिल नहीं रही थी।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया सुबह तक, और सुबह मैंने फ़ोन लगाया सीधा मंत्री जी को और मंत्री जी से पूछा मुझे वो फाइल नहीं मिली जिसमें वो रिसर्च की सारी बात बताई गई हो। तो मंत्री जी ने कहा वो फाइल एक लॉकर में रखी हुई है। मैं उस लॉकर के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। उसमें लिखी हर बात, उसमें बताई हर बात हम दोनों के बीच रहेगी, कोई तीसरा जान ना पाए। मुझे नहीं लगता था कि उस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था तुम केस को ऐसे ही सुलझा लोगे, लेकिन अब बात उस फाइल तक आ ही गई है तो बात हम दोनों तक रहनी चाहिए। चाहे उसमें जो भी हो, तुम्हें जो भी देखने को मिले, तुम बस हम दोनों तक रखना, बात बाहर मत निकलने देना। देखो मेरी कुर्सी का सवाल है। मैं पहले तो थोड़ा सा घबरा गया, उसके बाद मैंने वादा कर दिया। मुझे केस कोई और सुलझाना था, और अगर उस फाइल में मंत्री जी के बारे में कुछ गलत भी है तो मैं उसे खुद तक सीमित ही रखूँगा। ये बात मैंने कर दी, और उसके बाद मुखिया उसी गांव में बनाए हुए एक लॉकर के पास मुझे लेकर गए। उस हवेली के पीछे एक छोटी सी जगह बनी हुई थी, वहाँ नीचे जाने का रास्ता था, और वहाँ नीचे एक लॉकर रखा हुआ था, लोहे का बना हुआ लॉकर जिसे मुखिया बार बार चेक करने के लिए आया करते थे। उसमें रखी हुई फाइल को खुफिया फाइल कहा जाता था, जो मंत्री जी की है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। अब वो फाइल मुझे पढ़ने के लिए दी गई थी, और मैंने उस हवेली में रहते हुए उस फाइल को पढ़ना शुरू कर दिया। और जो जो मेरे सामने आता जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आता जा रहा था। मंत्री जी का पूरा परिवार यहाँ पर ज़मींदार तो हुआ करता था, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी उनके पास। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से ज़मीनें हड़पना शुरू की थी। लोगों से वो ज़मीन हड़पते जाते और अपने नाम करवाते जाते। मंत्री जी इस तरह से बहुत अमीर हो गए, और आसपास 30 गांव की बड़ी ज़मीनें उन्होंने हड़प ली थी। उन्हें गांव वालों को ही बेचा और बहुत पैसा कमाया। आसपास शहर तक की ज़मीनें उन्होंने हड़पी थी, और वहां पर फैक्ट्रीज लगाई और करोड़ों रुपए कमाए। लोगों का भी वो भला करते रहे, थोड़ी बहुत चीज़ें बना देते, सड़कें तक ना बनाते लेकिन खाने पीने का सामान देते और वोटें डलवा लेते। इससे गांव वालों में उनकी इज्जत बनती गई और वो मंत्री पद तक पहुंच गए। लेकिन जो बैलगाड़ी का किस्सा है उसके बारे में भी फाइल में बताया गया था। वहां 50 साल पहले जब एक आदमी की जमीन हड़पी गई थी, उसके पास भी बड़ी जमीन थी, बड़ा परिवार था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसके पास अपने बॉडीगार्ड भी थे, गांव के लोग भी उसको अच्छा इंसान मानते थे। तब मंत्री जी के पिता और मंत्री जी ने भी उससे लड़ाई मोल ले ली। लेकिन एक रात, जब ये बरसात की रात थी, तो मंत्री जी अपने साथियों के साथ वहां अपने पिता के साथ बंदूकें लेकर उनके परिवार को मार चुके थे। लेकिन वो आदमी बैलगाड़ी लेकर भाग निकला था। कहा जाता है कि इस युद्ध में उनके परिवार वाले मारे गए थे। किसी ने भी मंत्री पर कभी शक नहीं किया, उनके परिवार पर शक नहीं किया, लेकिन वो बैलगाड़ी वाला भाग निकला था। उसे एक जंगल के बीच में पकड़ा गया था और वहां पर उसके बैल बांध दिए गए, उसे भी हाथ पैरों से बांध दिया गया। ये एक शमशान घाट था जिसके पास ही कब्र को खोद कर उन बैलों को, उस बैलगाड़ी को और उस आदमी को जिंदा दफना दिया गया था। वहां वो उसे जिंदा दफना कर मौत का इंतजार करते रहे और 1 घंटे तक वो वहीं पर रहे थे। 1 घंटे में किसी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद सब लोग वहां से आ गए थे। कहते हैं कि उसके बाद वो मर गया, लेकिन 2 साल बाद वो बैलगाड़ी वाला दिखना शुरू हुआ मुर्दे के रूप में, जो लोगों को मार रहा था। और ज़्यादातर वो उन लोगों को मार रहा था जो शामिल थे उसके परिवार को मारने में। एक एक करके उसने उस समय लोगों को मौत के घाट उतारा था। और उसके बाद मंत्री के परिवार वाले यहाँ से भाग निकले थे। जो रुके वो मारे गए, और वहाँ सबको मारकर तब 5 साल के अंदर वो जैसे शांत हो गया और दिखना बंद हो गया। उसके बाद जब भी मंत्री वापस इस गांव में आने के बारे में सोचते, जब 40 साल पहले वो यहाँ पर आए थे बैलगाड़ी लेकर, वो प्रेत दिखना शुरू हो गया था। लेकिन दिन की रोशनी में वो मंत्री यहाँ से भाग निकला। वो जिसे भी यहाँ पर भेजता सड़कें बनाने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, वो बैलगाड़ी वाला जिंदा हो जाता और मौत के घाट उतार देता। अब विपक्षियों ने
मंत्री को घेरना शुरू कर दिया था कि वो अपने गांव को अच्छा नहीं बना सकता तो बाकी राज्य को क्या बनाएगा। ये मंत्री अब बड़ा बनना चाहता था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना अपने गांव को अच्छा बनाऊं। लेकिन वो बैलगाड़ी वाला दोबारा जाग गया। अब जो भी शहर से मंत्री भेजता वो बैलगाड़ी वाला उसे मार देता। इस तरह से उसने मुझे भेजा था इस केस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो नहीं जानता था मैं इसके अंदर तक पहुंच जाऊंगा। अब ये बात मुझे खुद तक रखनी थी और मुझे गुस्सा आ रहा था मैंने वादा क्यों किया। अब मैं इसके बाद केस को सुलझाना चाहता था और यहाँ से निकलना चाहता था। मुझे ये नर्क जैसा लगने लगा था और इस केस को सुलझाने के लिए मैं जानता था कहाँ पर मुझे जाना है। मुझे उसी शमशान घाट में जाना होगा। यकीनन मुझे भी मंत्री जी ने ही भेजा था और मौत का खतरा मुझे भी होगा, लेकिन शमशान घाट में पहुंचकर इस केस को तो सुलझाना ही होगा। मैं सीधा पहुंच गया था उस शमशान घाट में और वहां पर अलग ही माहौल था। आसपास के पेड़ भी इस तरह से सूख गए थे जैसे काली शक्ति ने पूरा इलाका ही चूस लिया हो। कोई पेड़ का पत्ता हरा नहीं था। इस शमशान घाट में अब कोई नहीं आता। आसपास की जमीन उजड़ चुकी है। यहाँ एक ऐसी शक्ति का वास है जो लोगों को मौत के घाट उतार देती है। ये मैं एहसास कर पा रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मैं ढूंढ रहा था किसी को कोई मिलेगा। शमशान घाट में बैठे हुए वो तांत्रिक, वो अघोरी दिख गए मुझे। शायद वो मेरी मदद करते। मैं उनके पास पहुंचा, मदद मांगता रहा, लेकिन उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से ना निकाला। अंत में उन्होंने कहा, मंत्री ने भेजा है तुम्हें, कोई मदद नहीं कर सकता, वो मारा जाएगा। मौत इंतजार कर रही है, इंतकाम इंतजार कर रहा है। लेकिन उनमें से एक अघोरी मुझे पहचान गया था। तुम तो वही हो ना डिटेक्टिव, जो लोगों की मदद करते हो, केस सुलझाते हो। तुम इस नर्क में कैसे फंस गए? मरना चाहते हो क्या? मैंने कहा, नहीं, मरना नहीं चाहता। मैं इस केस का अंत करना चाहता हूं, उस दहशत का अंत करना चाहता हूं। उसने कहा, दहशत का अंत तो हो जाएगा, उसके परिवार के हर सदस्य के मरने के बाद उसका अंत तो हो ही जाएगा। तुम उसे यहां ले आओ, इंतकाम पूरा हो जाएगा और वो मारा जाएगा। मैंने कहा, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मैं किसी मासूम को मरने नहीं दे सकता। ये काम कानून का है, मैं कानून के दायरे में ही रह सकता हूं। अब वो अघोरी भी मुझसे बात करने लगा था और उसे मुझ पर भरोसा होता गया। उसने जो बताया उसने मुझे हैरान किया। 50 साल पहले उस आदमी को यहां दफनाया गया था जिंदा, और ये अघोरी दूर से देखते रहे थे। ये कुछ नहीं कर सकते थे। सैकड़ों की संख्या थी, लोगों के हाथों में तलवारें थी। यहां दफना दिया गया था, लेकिन उन्होंने निकालने की कोशिश की थी 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद वो मरा हुआ था। बैल भी मरे हुए थे, लेकिन हर चीज़ उन्होंने बाहर निकाली। वो अब उसे जिंदा करना चाहते थे। उन्होंने कोशिश तो की। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी मुर्दे को जिंदा किया था। अघोरी तांत्रिक 1 महीने लगे रहे थे उसे जिंदा करने में, लेकिन वो नहीं जानते थे किसी मरे हुए को जिंदा करने के लिए उसे मौत से जोड़ना पड़ता है। और इस तरह वो काली शक्ति का इस्तेमाल करके उसे जिंदा तो कर गए थे, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं रहा था। इंतकाम की आग में जलने वाला शैतान बन गया जो लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। तब इन अघोरियों ने उसे रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो इंतकाम की आग उनकी शक्तियों से बहुत बड़ी थी। जो भी उस मंत्री के परिवार से जुड़ा था, जिसने उस आदमी के परिवार को मारा था, उसे, उसके परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को, हर किसी को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इंतकाम शांत नहीं हुआ। वो मंत्री भाग निकला था। इस तरह वो इंतज़ार करता रहा और आज तक जब भी कोई शहर से उस मंत्री का आदमी आता है, वो उसे मारने के लिए जाग जाता है, लेकिन किसी और मासूम को नहीं मारता। इस तरह यहाँ वो इंतकाम की आग में जल रहा है। तब मैं जानता था ये कैसे किया जा सकता है। उसके शरीर की हड्डियां वो यहीं पर होंगी, उसका कंकाल जमीन में दफन होगा और उन बैल का भी। उनका अंतिम संस्कार करने से, उनके शरीर को जलाने से उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तब अघोरियों ने कहा, ऐसा हो सकता है, हमने भी कोशिश की, लेकिन जब तक
वो मंत्री यहाँ पैर नहीं रखता, वो शरीर किसी को नजर नहीं आएगा। वो जमीन में दफन हो गया था। सिर्फ इंतकाम की आग में वो कमजोर होगा और उतने समय में हमें उसके शरीर को जलाना होगा। मंत्री कभी यहाँ आने को नहीं मानेगा। मैं जानता था अब उस मंत्री को यहाँ पर कैसे लाना है। मुझे उसे बचाना भी है, भले ही वो जितना भी बुरा हो, और इस शैतान का अंत भी करना है। मैंने सीधा मंत्री के पास जाने की सोची, उसे मनाने की सोची। वो डरा हुआ था, कांप रहा था। अपने किए का पछतावा तक नहीं था और आने की हिम्मत तक न थी। तब बड़े चालाकी से मैंने उसे यहाँ लाने की तरकीब लगा ली। मेरे पास हर सबूत है, मैं इस केस को सुलझाऊंगा, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कहने लगा, तुम्हें छोड़कर जाना होगा, मैं वहां नहीं जाने वाला। मेरे पास सबूत थे, मैं उसे विपक्ष को दे सकता था, और ये शायद उसका सबसे बड़ा डर था, उस शैतान से भी ज्यादा। वो आने को मान गया। वहां उस जंगल में 500 लोगों के साथ वो आया था। तब वहां वो बैलगाड़ी वाला भी दूसरी तरफ दिखने लगा था। दिन की रोशनी में अंधेरा हो गया था। यकीन करिए, माहौल तूफान चल रहा था। मैं एक तरफ खुदाई कर रहा था उन अघोरियों के साथ जमीन में। वहां वो कंकाल दिखा और आंखों के सामने मंत्री 500 लोगों के पीछे छिपा हुआ, और बैलगाड़ी चलाता वो शैतान 500 लोगों के परखच्चे उड़ा रहा था। एक एक करके शैतानी रूप था उसका। हवा में लहराता शैतान लोगों के सर धड़ से अलग कर रहा था। हम उस शरीर को जमीन से निकालने में कामयाब हो गए। वो चमकदार शरीर था, मांस अब तक गला नहीं था। ऐसा लग रहा था उसकी मौत अभी हुई हो। वैसा का वैसा ही था उसका शरीर। जमीन से बाहर आते ही वो बैलगाड़ी वाला हमारे पीछे पड़ना चाहता था। 2 अघोरियों ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया और वो चिल्ला रहा था, इंतकाम पूरा करना है वरना बर्बादी होगी। अघोरियों ने उसे रोका और हमने शरीर को वहीं पर आग के हवाले कर दिया। वो जलता रहा और बैलगाड़ी वाला वो आदमी भी सामने राख में बदलता गया। रो रहा था वो हमारे सामने। इंतकाम अधूरा था। उसके हाथ में वो चाकू 50 साल से था जिससे वो उस मंत्री को मारना चाहता था। उसमें जंग लग गया था। हर चीज वहां राख बन गई सिवाय उस चाकू के। वो गिर गया था और वो मंत्री हंसने लगा था। उसकी हंसी में घमंड था। तुम इंतकाम पूरा नहीं कर पाए, मैं यहां पहुंच गया और तुम राख बन गए। 250 लोग बचे थे। 250 लोग मारे गए थे। अघोरी भी वहां मायूस थे। वहां मैंने केस सुलझा दिया और हम शहर आ गए। ये ऐसा केस था जिसे आज भी मैं अपनी जिंदगी का सबसे बुरा केस मानता हूं। मुझे आज भी मेरा मन कहता है तुम्हें रुकना चाहिए था, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। उस मंत्री के मरते ही इंतकाम पूरा हो जाता उसका, शायद वो चला जाता। लेकिन हमें अपनी नौकरी के लिए अपनी जिंदगी के वो पल बिताने पड़ते हैं। बुराई का साथ भी कभी कभी देना पड़ता है क्योंकि कानून मजबूर होता है। लेकिन यकीन करिए उसके अगले दिन क्या हुआ था। उस मंत्री ने उस चाकू को उठा लिया था। उसने उसे एक फ्रेम में लगवाया और सब विपक्ष वालों को घर पार्टी पर बुलाया। उसने कहा, मैं जीतने वाला हूं और सबको पार्टी देना चाहता हूं। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। हर तरफ जैसे फूल लगाए गए थे, हर तरफ लाइटें लगाई गई थी। वो बहुत खुश था। उसने शराब पीकर उस फ्रेम से उसी चाकू को निकाला था और हवा में लहराते हुए कहने लगा था, मौत को मात देने वाला, मौत को मात देने वाला हूं मैं। जिंदगी में मैं बहुत आगे जाऊंगा। जिसने मौत को मात दी है वो जिंदगी जीत जाता है। उसे नहीं पता था अब मरने के बाद भी वो बैलगाड़ी वाला अपने शाप से उसे ले डूबेगा। हाथ से फिसला था चाकू और ऊपर मुंह करके वो हंस रहा था। वो चाकू सीधा उसकी गर्दन के अंदर धंस गया था। भले ही ये जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, इससे कोई मर नहीं सकता। किसे पता था उस चाकू पर ऐसा जहर लगा था जो शरीर में 5 मिनट में
हमें गलाना शुरू कर देता है। उस मंत्री को 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा गया था, तड़प तड़प कर मरा था, उसका खून उबला था। डॉक्टर ये समझ नहीं पाए ये जहर कैसा है। रिसर्च की गई थी 1 महीना बाद में, वो 24 घंटे में मारा गया था, लेकिन 1 महीने उसकी लाश रखी गई थी जहर को पहचानने के लिए। कोई पहचान ही नहीं पाया। ये अदृश्य जहर था जो उस चाकू पर लगा था। और वो बैलगाड़ी वाला आदमी इंतकाम पूरा कर ही गया, भले ही उसकी आत्मा जा चुकी थी। मैं इस केस को जिंदगी का बुरा केस जरूर मानता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अंत में खुशी जरूर मिली मुझे। ये केस मैंने सुलझा दिया और उसके मरने में मेरा कोई हाथ नहीं था। शायद ऐसा केस मुझे दोबारा कभी ना मिलता। दोस्तों यकीन करिए, ये केस सबसे ज़्यादा अजीब केस नहीं था। मेरी इस डायरी में ऐसे ऐसे केस हैं जो आपके भी होश उड़ा सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए और भी केस लेकर आऊँगा। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अब तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।